नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर राजेश पटेल नेचुरोपैथ डॉक्टर हूँ, योगा का मास्टर हूँ और मैं बेसिकली सिविल इंजीनियर हूँ और इंजीनियर के तौर पे मैं शरीर को एक मशीन मानता हूँ और इसके हिसाब से योगाहार यानी कि योग शास्त्र के आधार को लेके आहार कैसा होना चाहिए, कुदरत के कानून हमको कैसे लागू होते हैं, शरीर का इंजीनियरिंग क्या कहता है, उसके ऊपर हम ये नेचुरल डाइट सिस्टम पे बातें करते हैं। इसके ऊपर सवाल जवाब करते हैं। आपको विदाउट मेडिसिन लंबा जीना है, हेल्दी रहना है, तंदुरुस्त रहना है, बीमारी को बाहर निकालना है, तो आपको कुदरत के कानून को समझना बहुत जरूरी है। और वो छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग सबको कॉमन नियम लागू होते हैं। तो ये आहार का इंजीनियरिंग, ये पूरा चार्ट है जिसमें आहार का इंजीनियरिंग की एक एक टॉपिक मैंने लिखा है, जिसमें शरीर सफाई के मुद्दे हैं, शरीर के खुराक के मुद्दे हैं, चबा चबा के खाना जरूरी है, आप जो स्वाद खा रहे हो उसके भी अपने काम है, और शरीर को अल्कलाइन खुराक ज्यादा चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट जो लोग बीमार है वो छोड़ दे और खाने पीने का ये जो इंजीनियरिंग है उसको समझ लीजिए, तो आप अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हो। जो लोग नए हैं उनको मैं खास विनंती करूंगा, वो योगाहार को पूरा समझने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल पे जाए और वहाँ एक प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट के अंदर योगाहार पूरा कोर्स करके है, जो एक एक करके सारे वीडियो देख ले तो उनको ये आहार का इंजीनियरिंग बहुत इजी समझ में आ जाएगा। आपको मेरी बातें अच्छी लगती है तो आपको रिक्वेस्ट है कि आप को व्हाट्सएप पे आपको हमारे हर रोज वीडियो मिले, इसकी जगह आप यूट्यूब पे ही जाइए और यूट्यूब की चैनल हमारी सब्सक्राइब कीजिए, तो आपको हर रोज वीडियो मिल जाएगा। क्योंकि कई बार हम व्हाट्सएप के ग्रुप में काम में ऐसे सुलझे उलझे रहते हैं, तो कई बार हम व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो लिंक नहीं भेज सकते हैं। तो आप उस दिन वीडियो देखने से रह न जाओ, इसके लिए आप YouTube चैनल को ही सब्सक्राइब करके रखिए, तो आपको हर रोज के वीडियो मिलते रहेंगे। एमडीएस में आज एक प्रश्न आया है, राजस्थान से एक भाई लिख रहा है कि उनको सिलिकोसिस नाम की बीमारी है, बताइए क्या इसका एनडीएस में इलाज संभव है। हमारी राजस्थान में करीब 20,000 से ज्यादा लोग इस सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित है। अब सिलिकोसिस बीमारी क्या है, तो इसमें जो कारीगर लोग खदानों में काम करते हैं, पत्थरों के साथ काम करते हैं, पत्थर कटिंग का काम करते हैं, वहां पत्थर की डस्ट, हाँ, पत्थर की डस्ट हवा में फैलती है और वो डस्ट उनके श्वास के साथ फेफड़ों में जाती है। तो उनके जो फेफड़े होते हैं वहां डस्ट का एक लेयर हो जाता है। फिर जो फेफड़ों में जो खून में से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलना चाहिए और ऑक्सीजन अंदर जाना चाहिए, ये जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस फिर कम हो जाती है। और ये डस्ट ऐसी चीज है जिसको शरीर कंपोस्ट नहीं कर सकता, उसका निकाल नहीं कर पाता है। तो सबसे बड़ी दिक्कत यही है। अब दूसरी कोई चीज आपके शरीर में चली जाए तो वो क्या होगी, वो कंपोस्ट हो जाएगी, उसका बंधारण टूट सकता है, उसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है शरीर। मान लो आप जो खुराक खा रहे हो तो उसको जला के उसकी हवा बना के भी निकाल सकता है, लिक्विड बना के शरीर यूरिन से निकाल सकता है, पसीने से निकाल सकता है, खुराक में गया है तो बचा हुआ कचरा आप नल से निकाल सकता है। लेकिन ये डस्ट ऐसी चीज है कि उसका दूसरा फॉर्म करना बहुत कठिन है, तो शरीर उसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करके फेफड़ों से बाहर निकाल नहीं पाता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। जहां जहां पत्थर के साथ काम करने वाले कारीगर है, जहां डस्टिंग ज्यादा है, वहां ये बीमारी की समस्या बहुत है और इसका कोई इलाज नहीं है। ये भाई बोल रहे हैं कि 20,000 से ज्यादा, शायद इससे डबल पेशेंट
ये राजस्थान में होंगे। तो इनका इलाज उन्होंने एनडीएस से मांगा है। तो यहाँ उनकी जो समस्या है उसके पीछे डस्ट जिम्मेदार है। और डस्ट कैसी है? पत्थर की। पत्थर यानी कि ये ग्रेनाइट जैसे पत्थर। तो ग्रेनाइट इतना स्ट्रांग होता है, उसका फॉर्मेशन इतना हाई डेंसिटी वाला हो जाता है कि वो जल्दी उसके दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। आप मिट्टी की ब्रिक, ईंटें ले लीजिए, तो वो पानी में रहेगी तो वो ईंट धीरे धीरे कंपोस्ट हो जाएगी, उसमें हवा लगेगी तो उसका बंधारण टूटेगा और धीरे धीरे ईंट पिघल जाएगी या वो मिट्टी में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन ये पत्थर ऐसी चीज है, और ग्रेनाइट जैसे पत्थर, मार्बल जैसे पत्थर, वो लंबे टाइम पे उसका कन्वर्जन नहीं होता है, लंबे समय पे वैसे के वैसे रहते हैं। तो ये कारीगर जो लोग हैं वो जब ये श्वास लेते हैं, अपने श्वास में ये डस्ट पत्थर की जाती है, ग्रेनाइट जैसे पत्थर की डस्ट अपने फेफड़ों में जाती है, तो वो वहां चिपक जाती है। शरीर उसको बाहर निकालने का प्रयत्न करता है, उसको पिघाल के दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करके श्वास के रूप में बाहर निकालने का, या पसीने से या यूरिन से या किसी भी हाल पे उसको बाहर निकालने का प्रयत्न करता है शरीर। लेकिन ये डस्ट की क्वालिटी, ये हाई डेंसिटी इतनी खराब है। आप देखो लोहा, लोहा एक बार पानी में रहता है ना तो वो उसको जंग लग जाता है, तो लोहा भी पिघल सकता है। लेकिन ये पत्थर के जो कण है, पत्थर की जो डस्ट है, वो तो लोहे से भी अधिक गुना, कई गुना ज्यादा स्ट्रांग है। वो उसका चेंज नहीं होता है, वो बहुत कठिन चीज है। तो यहाँ एनडीएस से उनको ये समस्या से बाहर आने के लिए बता रहे हैं। तो मैं एक प्रयोग उसको बता सकता हूँ। एनडीएस तो उसको करना ही है ये पेशेंट लोगों को, लेकिन साथ में उसको एक बात ये ध्यान रखनी है कि वो प्राणायाम करे। क्यों? क्योंकि प्राणायाम में कपालभाति ज्यादा करेगा, भस्त्रिका प्राणायाम ज्यादा करेगा, तो ये जो डस्ट है वो मान लो उसमें से छुट्टी हो जाए तो फोर्स पूर्वक जो हवा बाहर निकल रही है फेफड़ों से, ऐसे थोड़े थोड़े करके जो कण जैसे अंदर गए वैसे थोड़े थोड़े श्वास ज्यादा दे दे के बाहर ताकत से हवा बाहर फेंकने से शायद उनकी ये जो अंदर जो जमावट हो चुकी है वो धीरे धीरे छुट्टी पड़े, वह रिलीज हो जाए और वहां से निकल जाए, तो उनके फेफड़ों का रिपेयरिंग हो सके। शायद, मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ, लेकिन उनको ये प्रयत्न करना चाहिए। हाँ, उसको प्रयत्न करना चाहिए। दूसरा कि दूसरी चीज ये है कि पत्थर को पिघालने का काम एक खट्टी चीज कर सकता है। आप देखिए, आपके पास कोटा स्टोन है, तो कोटा स्टोन के ऊपर आप जैसे नींबू का एक बूंद पड़ता है तो वो हिस्सा उसके ऊपर केमिकल रिएक्शन हो जाता है, फिर वो एकदम व्हाइट हो जाता है। मार्बल भी इसी तरह पिघल जाता है इसके अंदर। तो उसको पिघालने का काम सिर्फ खट्टे फल कर सकते हैं। तो ये पेशेंट जो है उन लोगों को अपने एनडीएस के प्रोसेस में, नेचुरल डाइट सिस्टम में, उनको हरी पत्ती तो पीसकर खानी ही है। आधा खुराक उनको हरी पत्ती का लेना है, आधा खुराक, और आधा खुराक में हरी पत्ती लेना है और आधा में उनको हो सके इतने खट्टे फल लेने हैं। खट्टे फल में जिसके नाम पीछे बेरी शब्द आती है, जैसे हिमालयन बेरी है, गूसबेरी यानी कि आंवला है, तो जो शब्द के पीछे बेरी होती है, तो ऐसे शब्द वाली जो फल है बेरी शब्द वाले, वो ताकत वाले होते हैं, वो जरा ज्यादा उसको पिघालने का काम कर सकते हैं, वो माइक्रो लेवल की सफाई का भी काम कर सकते हैं। तो उसको नींबू के साथ साथ पाइनएप्पल, संतरा, मौसम्बी और ऐसे खट्टे फल पे ज्यादा रहना है, हरी पत्ती ज्यादा खानी है, क्योंकि वो खट्टी चीज उसको पिघालने का काम कर सकता है। जैसे हमारी किडनी में स्टोन हो जाता है तो हम नींबू पानी पे रखते हैं, तो नींबू पानी पे रखते हैं तो किडनी का स्टोन होता है, धीरे धीरे पिघल सकता है। लेकिन ये डस्ट पिघलेगी कि नहीं पिघलेगी, ये प्रयोग नहीं करेंगे तब पता नहीं चलेगा। लेकिन मुझे भरोसा है कि वो पेशेंट जिसको ये सिलिकोसिस की प्रॉब्लम है, वो पेशेंट नेचुरल डाइट सिस्टम करे
100% नेचुरल डाइट सिस्टम पे रहे और साथ में खट्टे फल का ज्यादा प्रयोग करे। उनके शरीर में अशक्ति न आ जाए, इसके लिए उसको ताकत वाला खुराक भी साथ में खाना है। जो चीज मीठी है, जैसे कि गन्ने का रस है, खजूर है, शहद है, या मीठे फल। दूसरा जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, जैसे कि अनाज है, दालें है, तो वो भी साथ में खाते रहे। साथ साथ में चर्बी युक्त पदार्थ भी खाते रहे, चर्बी युक्त जिसमें तेल होता है, तो ऐसी चीजें भी खाते रहे। शरीर में हरी पत्तियों का भी डोज बढ़ाए और साथ में खट्टा डोज भी खाए। तो जितना खुराक दोपहर से शाम के बीच में खा रहा है, तो 4 घंटा 8 घंटा खाना है, तो इसमें 4 घंटे में उसको खट्टे पे ज्यादा जोर रखना है और बाकी के 4 घंटे में उसको ताकत वाले खुराक के ऊपर जोर ज्यादा रखना है, ध्यान ज्यादा रखना है। ऐसा करके वो प्रयोग करेंगे तो मैं मानता हूं कि उनकी ये समस्या में फायदा हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर्स तो इस डॉक्टर के पास इसका कोई हल नहीं है। लेकिन नेचुरल डाइट सिस्टम उनको ये हरी पत्ती के साथ खट्टे रस उसको फायदा दे सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो ये जिन लोगों को समस्या है, जो राजस्थान के ऐसे पेशेंट जो है, उन लोगों को एनडीएस के साथ साथ ये ध्यान रखना है, डेयरी प्रोडक्ट न खाए और पकाया कम खाए। पकाया खाना है लेकिन अनाज है वही पका के खाना है, सब्जी को ज्यादा पका के नहीं खाना है, उसको कुकर में नहीं बनाना है। वो कच्ची पक्की, जैसे गुजरात में संभारा बनाते हैं तो उसको ज्यादा उबालते नहीं है सब्जी को, सिर्फ उसके मरी मसाला हो जाए ऐसा टेस्ट करने के लिए उसको गर्म करते हैं, ज्यादा उबालते नहीं है। तो वो दोपहर से शाम तक कच्चे पे रहे, रात को एक टाइम पकाया खाए, इसमें सब्जी एक कच्ची पक्की रखे और वो खाए और साथ में खट्टी चीजें ज्यादा खाए, तो उनको मैं मानता हूं कि इस बीमारी वाले पेशेंटों को फायदा जरूर होगा। और साथ साथ में उनको कपालभाति, प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, भस्त्रिका में जोर से हवा भरनी है, जोर से ताकत से, और ताकत से बाहर काटनी है, ताकत से भरनी है, ताकत से बाहर काटनी है। हो सके इतनी ताकत से भरना है, हो सके इतनी ताकत से बाहर काटना है। शुरू में वो अपनी ताकत से नहीं भरे, लेकिन धीरे धीरे वो प्रैक्टिस करे। शुरू में धीरे धीरे कपालभाति करे, इसी तरह फिर प्रैक्टिस हो जाए, फेफड़ों में मजबूती आ जाए, फिर उसको थोड़ी ताकत से करे, फिर प्रैक्टिस हो गई, शरीर ठीक हो रहा है, और ताकत से, ताकत से हो सके इतनी ताकत से वो हवा को बाहर फेंके। तो ये करने से उनके जो फेफड़े है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, फेफड़े थोड़े एक्सपांस ज्यादा होंगे, कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो वो जो डस्ट वाली जो पोर्शन है वो जरा हिलेगा तो वो चाहे खून में चला जाएगा या हवा से बाहर निकल जाएगा। एक बार खून में चला गया तो उसको शरीर किसी भी हाल पे किसी तरह से बाहर निकाल पाएगा। तो उसको पहले तो फेफड़ों में से उसको रिलीज करना है और रिलीज करने के बाद उसको हवा में बाहर फेंकना है या तो खून में चला भेज देना है। अंदर चला जाएगा तो वो कहीं ना कहीं तरह से शरीर उसको बाहर निकालने में लग जाएगा। तो जो जमावट हो चुकी है उसको तोड़ना ये पहली प्रायोरिटी है। हाँ, तो ये डस्ट जो है उससे बाहर निकालने का मेरे हिसाब से एक आसान रास्ता ये मुझे लग रहा है। ठीक है, तो ये पेशेंट है वो धीरज रखे और खट्टी, हरी पत्ती, कच्चा, डेयरी बंद और अशक्ति ना आए इसके लिए एक टाइम पकाया में अनाज भी खाए, साथ में कच्ची पक्की सब्जी पकाया में कच्ची पक्की खाए, बहुत पका के मत खाए, तो उनको फायदा जरूर मिलेगा। इसके साथ ये दूसरी चीज इस्तेमाल कर सकते हैं, फिंडला साथ में ले सकते हैं, हिमालयन बेरी ले सकते हैं, और हमारा हृदय अमृत टॉनिक होता है उसका भी इस्तेमाल थोड़ा करेंगे तो इसमें एप्पल साइडर विनेगर और मध, ये 2 चीज आती है, तो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। और साथ में एक मुझे दूसरी बात याद आ रही है कि वो लीवर क्लिंजिंग का प्रोग्राम करे।
लीवर क्लींजिंग में हम क्या करवाते हैं, पहले तो एप्सम सॉल्ट 2 बार दिला देते हैं, 1-1 चम्मच, शाम के 6 बजे और 8 बजे। 10 बजे उनको 1 कप नींबू का पानी और 1 कप ऑलिव ऑयल, ये दोनों मिक्स करके पिला देते हैं। तो ये नींबू का पूरा कप ऑलिव ऑयल के साथ जाएगा तो वो खून लीवर में तो जाएगा, साथ में खून घूमता हुआ फेफड़ों में भी जाएगा। तो फेफड़ों में वो जो खटास जाएगी पूरी एक साथ ज्यादा, तो शायद वो डस्ट के पार्टिकल को तोड़े और उसको रिलीज करे, तो खून में चला जाए या हवा में बाहर फेंक सके, ऐसे उसका कुछ रास्ता निकल जाए। तो ये लीवर क्लींजिंग वाला जो प्रोग्राम है शायद ये फेफड़ों के लिए भी फायदेमंद हो जाए, तो ये भी वो कर सकते हैं। लीवर क्लींजिंग की किट आपको चाहिए तो हमारे पास से मंगवा सकते हो, ठीक है। तो ये प्राणायाम, लीवर क्लींजिंग और डाइट, ये तीनों के ऊपर आप ध्यान रखोगे तो शायद आपको फायदा हो जाएगा। दूसरा एक प्रश्न है, वो लिख रही है, हूँ समीरा खिमानी, सूरत से हूँ, 7 महीने से एनडीएस कर रही हूँ। पहले शुगर लेवल 250 270 के पास रहता था, अब दिन में सलाद और जूस पीते हैं, उसके बाद उनका शुगर लेवल 110 140 के आसपास रहता है। रात को एक टाइम पकाया खा रही है और उनको तकलीफ एक ही है कि सुबह में उसका फास्टिंग के बाद उसका शुगर लेवल 190 200 के आसपास रहता है और उनके बाल ज्यादा झड़ रहे हैं, तो उसका उपाय मांग रही है। वजन उनका पहले 92 केजी था, अभी उसका 85 केजी है। तो उनकी उम्र 56 साल की है और वो पूछ रही है क्या मैं कोरोना की वैक्सीन ले सकती हूँ। तो यहाँ उनको शुगर में तो फायदा ही है, एक टाइम पकाया खा रही है तो 190 और 200 के आसपास रहता है शुगर लेवल सुबह का। तो ये सुबह का जो शुगर लेवल 190 के आसपास पहुंच जाता है, तो उसको कम करने के लिए उनको रात का जो पकाया खा रही है उसमें अनाज कम खाए। देखो यहाँ हम अनाज में क्या मानते हैं कि भाई रोटी, तो रोटी अकेली नहीं, आप चावल खा रहे हो तो भी अनाज है, आप खिचड़ी खा रहे हो तो वो भी अनाज है, रोटी खा रहे हो तो भी अनाज है। तो अच्छा, कई लोग सब्जी, आलू को सब्जी मानते हैं, वो अनाज नहीं मानते हैं, तो आप आलू खाओगे तो भी वो भी अनाज ही है। तो रात के खाने में आपको आलू जैसी सब्जी, रोटी, खिचड़ी, चावल, ये सारी चीजें थोड़ी कम खानी है, एक हिस्से की खानी है और इसके सामने 3 गुना आपको सब्जी खानी है। ये आप करोगे, खाओगे, तो आपका सुबह का जो शुगर लेवल है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कोई टेंशन रहेगी नहीं। दूसरी बात बाल की, बाल झड़ना मतलब आपका वजन 92 था, अभी 85 है, अभी आपका वजन 65 के आसपास, 60-65 लाना है। तो आपका वजन जब निकल रहा है तो आपका कचरा जो ज्यादा निकल रहा है उसके कारण आपके बालों में मूल जो होते हैं वहां कचरा ज्यादा इकट्ठा होता है, क्योंकि आप कच्चा खा रहे हो, कच्चे से ज्यादा कचरा निकल रहा है, कचरा मूल के अंदर जाता है, वहां सड़न ज्यादा होती है, मूल का जो पकड़ होती है वो कमजोर होती है, फिर बाल निकल जाते हैं। तो जिन लोगों को बालों में समस्या आती है बाल झड़ने की, उन लोगों को कच्चा एनडीएस में खट्टी चीजें थोड़ी कम खानी है, थोड़ी कम करनी है, ठीक है। ज्यादा खट्टा खाओगे तो बाल झड़ने की समस्या आएगी, तो खट्टी थोड़ी कम करो तो बाल झड़ने की समस्या कम आएगी। इसके सामने हरी पत्ती ज्यादा बढ़ानी है, खट्टी थोड़ी कम करनी है। हाँ, वजन कम होना थोड़ा धीरा हो जाएगा, धीमा हो जाएगा, तो इससे आपको चिंता नहीं करनी है, लेकिन बाल झड़ने की जो प्रॉब्लम है उसमें आपको राहत हो जाएगी, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, जिन लोगों को डैंड्रफ होता हो तो वो लोग एप्पल साइडर विनेगर से शैम्पू की तरह उसको वॉश करें, तो इससे बाल झड़ने की समस्या कम होती है और डैंड्रफ भी कम हो जाएगा। तो ये भी एक फायदा है। और हमारा एक हेयर ऑयल आता है, वो बाल झड़ने और डैंड्रफ की समस्याओं से मुक्ति दिलाने वाला, तो उसका भी आप प्रयोग साथ में हो सकता है तो कर सकते हो। तो आप वैक्सीन लेना है न लेना है आपकी मर्जी है। आप
जो 24 घंटे का उपवास करने की शक्ति रखती हो तो वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है। जो लोग अपने शरीर को साफ करने के लिए उपवास करने की आदत नहीं है, ताकत नहीं है, उन लोगों को वैक्सीन लेना चाहिए। लेकिन जो लोग 24 घंटे का उपवास कर सकते हैं, शरीर में जबकि कोई समस्या दिखती है, गला पकड़ा है, जीर्ण बुखार आया है, ऐसी कोई समस्या, शरीर में ऐसा अनईजी फील हो रहा है, ऐसी टाइम पे जो व्यक्ति उपवास करके अपने शरीर को ठीक कर सकता है, उसको ये उपवास ही उनके लिए वैक्सीन है। ठीक है, तो वैक्सीन जो नहीं कर सकते हैं, उपवास फास्टिंग करके शरीर की सफाई करने की ताकत नहीं रखते हैं, उनके लिए वो लाइफ जैकेट है। हाँ, आपको पानी में तैरना नहीं आता हो और आप होड़ी में सवारी कर रहे हो, हाँ, प्रवास कर रहे हो होड़ी के में, तो पानी के बीच में से आपको प्रवास करना है और आपको तैरना नहीं आता है, तो आपको लाइफ जैकेट पहनना जरूरी है। क्यों? अकस्मात हो गया और आपकी होड़ी टूट गई और आपको पानी में गिरने की नौबत आ गई और आपको तैरना नहीं आता है, तो लाइफ जैकेट जरूरी है। तो ऐसे लोगों के लिए वैक्सीन है, जो लोग अपने शरीर को संभाल नहीं पाते हैं। जिसको तैरना आ जाता है, जिसको पता है कि मुझे गला पकड़ा है, मैं 24 घंटे का उपवास कर लूंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, तो उन लोगों के लिए उपवास ही वैक्सीन है। वो वैक्सीन नहीं लेंगे तो भी चलेगा। आज की प्रोडक्ट है हेयर फॉल और डैंड्रफ के लिए हेयर केयर ऑयल। तो ये हेयर केयर ऑयल हमने गोखरू का एक्सट्रैक्ट निकाला है, तुलसी का एक्सट्रैक्ट है, नीम का एक्सट्रैक्ट है, करंज का एक्सट्रैक्ट है, गार्लिक का है और कोकोनट का है। ये सारी चीजों में से हमने एक्सट्रैक्ट निकाल के उसका तेल बनाया है। बहुत कॉस्टली होता है और वो बालों के अंदर, मूल के अंदर ऐसे उंगली में ऐसे चिपकाना है, फिर मूल के अंदर ऐसे ऐसे घिस के मूल के अंदर उतारना होता है। तो जिन लोगों को डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, हेयर फॉल की ज्यादा प्रॉब्लम है, वो लोग ये तेल हमारे पास से मंगवा के ऐसे बालों के अंदर जड़ तक लगाए घिस घिस करके, तो उनकी ये समस्या अच्छी खासी उसमें फायदा उनको हो जाएगा। हाँ, ये तेल बहुत महंगा है क्योंकि एक्सट्रैक्ट निकाल के बनाया हुआ है। ऐसे ये सारे तेल इकट्ठा करके हमने इकट्ठा नहीं कर लिया, उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के किया है, तो उसका कॉस्टिंग बहुत ज्यादा आता है। तो ये बालों के ऊपर लगाने वाला तेल नहीं है, ये खास ध्यान रखे, क्योंकि ये बहुत महंगी चीज है। ऐसे आप बाल के ऊपर लगाओगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। ये तेल आपके बाल की मूल के अंदर जाना चाहिए, रूट के अंदर जाना चाहिए। इसके लिए उसको घिस घिस के थोड़ा थोड़ा लेके घिस घिस करके उसको लगाना है, तभी उसका फायदा मिलेगा। तो ये डैंड्रफ और सिर्फ हेयर फॉल के लिए है। हाँ, आप बाल को सफेद में से काले करने के लिए अपेक्षा रखो तो उसकी कोई गारंटी नहीं है। किसी का हो जाएगा तो उस बात अलग है, लेकिन ये बात के लिए हम आपको बोलते नहीं है। हाँ, हेयर फॉल और डैंड्रफ के लिए इसका फायदा जरूर से मिलेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है उसके उपयोग में। काम की बातें में ये 8 मार्च को वुमेन्स डे था। हाँ, पूरा पेपर में वुमेन्स डे हुआ, मीडिया में चला, सब जगह हुआ, लेकिन वुमेन्स डे पर बोलने का वो पुरुष को अधिकार है जिन्होंने अपनी आधी मिल्कत अपनी पत्नी के नाम की हो, वही बोल सकता है, बाकी कोई नहीं बोल सकता। और बोलेगा तो वो सिर्फ दिखावा कर रहा है। हाँ? अपनी पत्नी के नाम अपनी आधी मिल्कत नहीं कर सकता हो, उसको वुमेन्स डे पे बोलने का अधिकार नहीं है। हाँ, और मैं बोल रहा हूँ तो मैंने मेरी अपनी मिल्कत मेरी पत्नी के नाम आधी करके रखी है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं भी नहीं बोलता। ठीक है, तो ये सत्य है। हाँ, बोलने का, दिखावे का अलग होता है। हाँ, मुंह में राम बगल में छुरी, पूरी दुनिया इसी तरह चलती है। हाँ, तो ये दिखावे की दुनिया हो गई है, तो इसमें लोग अच्छा अच्छा बोलते हैं, व्यवहार में कुछ और होता है। ठीक है, तो दुनिया को देखना के रखो, रियलिटी को समझने का रखना। निःशुल्क शिविरें हमारी चालू हो चुकी है। ये 14 तारीख को गांधीनगर में रहेगी, 2 से 5 का टाइम रहेगा दोपहर का। अहमदाबाद में 21 तारीख को लगेगी, उसका टाइम रहेगा सुबह का 9 से 12 का। इसमें अभी हम भोजन नहीं करवाने वाले हैं, इसीलिए फ्री है, मुफ्त है।
और कोई भी आ सकता है और समय से पहले आ जाए वो जरूरी है, क्योंकि बीच में आने से जो लेक्चर होता है हमारा 3 घंटे का, उसमें आपको काफी मिस हो सकता है। इसीलिए आप समय पे आ जाइए, वो जरूरी है। जो लोग रविवार की शिविर नहीं अटेंड कर सकते हैं, वो हमारे सेंटर पे 4 से 6 की 2 घंटे की भी सेमिनार लगती है, उसमें भी हिस्सा ले सकते हैं। तो ये योगाहार के 8 मुद्दे, शरीर सफाई, शरीर खुराक और सावधानियां, ये भी चित्र आपको याद रखना है, वो आहार के इंजीनियरिंग के चित्र के साथ। तो ये भी टॉपिक अलग अलग है, उसके ऊपर हम लेक्चर लेते हैं। आहार का योगाहार का मतलब ही है आहार का इंजीनियरिंग। हाँ, छोटा बड़ा, बीमार या तंदुरुस्त, सबके लिए ये इंजीनियरिंग काम का है। ये कुदरत के ही कानून है और कुदरत के कानून में कहीं बदलाव नहीं आ सकता। तो हम जो बोल रहे हैं, जो बता रहे हैं, उसको आप समझने का प्रयत्न कीजिए। योगाहार एडॉप्ट करने के लिए आपको किट चाहिए, एनिमा से हाथों की सफाई वाली चीज चाहिए, शरीर के रिपेयरिंग का सामान चाहिए, कारीगर चाहिए। तो ये सारी चीजों को इकट्ठा करके हमने किट बनाई है, इसमें सारी ये चीजें शामिल है। तो आप ये मंगवा के एनडीएस कर सकते हो। योगाहार की बुक भी अवेलेबल है, तो वो भी आप अमेजोन पे भी मंगवा सकते हो, ई बुक भी अवेलेबल है और हमारे पास से भी मंगवा सकते हो। हमारी फूड विथ लाइफ योगाहार नाम की दूसरी यूट्यूब चैनल है, जिसके अंदर आपको अच्छी अच्छी खाने पीने की चीजें मिल जाएगी, तो आप ये भी देख सकते हो। और ये छोटा सा सोशल मैसेज, आप कहीं भी कुछ प्रिंट करवाते हो तो प्रिंट करवाइए, लोगों का भला होगा। कल दोबारा दूसरे प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक नमस्कार।